उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं, लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फिक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए। और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है। हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में, और हमें बहुत गर्व होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है, फार्मा के भी अलावा। ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हमारे IITs, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे नाइपर्स, हमारे आइसर्स, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, PGI, CSIR इंस्टीट्यूशंस, DST इंस्टीट्यूशन, DRDO इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है। और बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वो सारा तंत्र इस लड़ाई में लगा हुआ है। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं कहना भूल गया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही फोरफ्रंट पे हम उनकी आज सुनेंगे चर्चा। सारा तंत्र जुड़ गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT फोरफ्रंट पे है। हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी इंडस्ट्री फोरफ्रंट पे है। और ये जो इतनी व्यवस्था बनी है वो पूरी जुड़ के इस लड़ाई में हमारे देश को कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना को दूर करने के लिए पूरी तरह से सम्मिलित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयाँ से ही बहुत सारे बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जाने बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयाँ जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम रिसर्च और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी इंडस्ट्री को साथ लेते हुए, अपनी काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, DST, अदर इंस्टीट्यूशंस को लेते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए नई इजादें भी हम करने में लगे हुए हैं। और आज हम इसी कहानी को, इसी अचीवमेंट को, इसी जर्नी को अच्छी तरह से सुनेंगे। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जब देश को संबोधन किया था तो उन्होंने एक क्लेरियन कॉल दिया, आह्वान किया कि आप साइंस सॉल्यूशंस ढूंढिए, वैक्सीन ढूंढिए, और देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को, और कहा कि इसमें आप आगे बढ़िए। और ये उन्होंने कहा कि ये देश के लिए नहीं है, मानवता के लिए हमने ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो दुनिया भी देख रही है, हमारा देश भी देख रहा है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि आज हमें विस्तार से बताएं कि इन साइंस सॉल्यूशंस के लिए, वैक्सीन्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, अदर टेक्नोलॉजीज़ में हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे हम इस लड़ाई को उस मोर्चे पे भी जीतेंगे। और ये सॉल्यूशंस हम अपने देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए प्रदान करेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर पॉल। नमस्कार। जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा,
कोविड-19 जो सार्स कोरोना वायरस 2 फैलाती है, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए। चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। वैक्सीन और ड्रग्स के साथ हम वायरस को और तेजी से अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा वैक्सीन्स कैसे एक्ट करते हैं और कितना समय लगता है, और बनने के बाद कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैक्सीन्स एक तरह है कि वो जिस तरह से वायरस हमारे अंदर आके हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन रोग इसीलिए फैलती है, द डिजीज स्प्रेड्स because the antibody, the immune response takes a little longer, and the virus by the time overwhelms us. With the vaccine के साथ हम जब वायरस आती है तब हम तैयार हो सकते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है कुछ वायरस जैसे ही प्रोटीन या पार्टिकल इंजेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। इसलिए वैक्सीन का क्वालिटी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि पूरी टेस्ट हो। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स, और कॉस्ट होती है $200 या $300 मिलियन। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन वैक्सीन एंड सीइंग वेदर इट वर्क्स ओवर अ 10-year पीरियड एंड इन्वेस्टिंग ऑन दैट, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. This, instead of costing now $200 to $300 million, will cost you $2 to $3 billion. ये दुनिया अभी कर रही है, और जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज़ टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly, for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. So that is in terms of a manufacturing capability. But what has happened amazingly now is over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they're also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world
Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready, in the hope that what they are stockpiling will be effective. बट ये मालूम नहीं है कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं. अगर मान लो इफेक्टिव नहीं है तो पूरा स्टॉक पाइल वेस्ट हो जाती है. इसीलिए ग्लोबल कंसोर्शियम्स आते हैं जिससे आप स्टॉक पाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपका अगर आपका वैक्सीन वेस्ट हो जाती है तो किसी और का वैक्सीन हमारे यहाँ आ जाएगी. इन अदर वर्ड्स, देयर हैज टू बी इक्विटी ऑफ एक्सेस and risk mitigation also done. This is again global consortia in which India is a part also discussed this. Now in this situation there are many vaccine efforts in India which I will give you some examples. They broadly fall into 4 categories. किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो they are called mRNA vaccines. This is the वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं. वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है. जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पांस तैयार है. दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती. जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्युएटेड स्ट्रेन से बनाया गया जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती. उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं. कोविड-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं. तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है. और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं. ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है. कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं. वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में है अभी. लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी. कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं. और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन. ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है. साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं. सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं. एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. और जहां भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करेंगे. तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि व्हेन अ वैक्सीन इज मेड, it is not like a switch which will be available to everyone on day one. This disease is such unusual compared to other vaccine preventable diseases where people from the youngest to the oldest will need a vaccine, and people in every kind of country in the world will need a vaccine. This is not a rich country's disease or a poor country's disease. It's everyone's disease. So the logistics of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. Who are the first people who should get it in the front lines? Who are the most vulnerable? How does one form protective rings by giving it to specific kinds of people at specific times? That is one thing. Second thing, people often ask, when will the first vaccine come? As if when the first vaccine comes, all other vaccines are meaningless. Remember that the first vaccine is the first vaccine to be ready. It will be a vaccine, it will be for 1 dose or 2 doses or 3 doses.
Then there will be another vaccine which will be better in some context. There will be a third vaccine which will be better in some other context. This is such a huge pandemic that there is no meaning to say coming first or coming second. There is enough room for all players who are developing vaccines. So there is room for people who are going reasonably fast. There's room for those who are going slow and steady. And those who are coming a little later will learn from others and deliver. So this is very, very important to keep in mind. Now let us go to the next topic, which is about drugs. Just as vaccines can prevent the disease because our immune system attacks it as the virus enters us, drugs have a different kind of positive effect. It has a positive effect similarly, but a different kind. It attacks the virus chemically after it is entered. Now, this is a very big challenge. It is a big challenge because the virus principally uses our machinery to replicate. There is not too much which is unique only to the virus. So a drug which is designed to attack the virus, if it is not done in a manner which attacks only the unique part, will attack our body parts also and will have huge side effects. But designing a drug which attacks only the virus is a very big challenge. Second challenge with drugs is the following. The virus comes into a cell, one virus particle can divide and result in thousands of particles in a cell. The result of this is that if you have a drug, you have to attack the virus early. Otherwise, the dose required to kill those thousands is too much in multiple cells, and you can't do that. Now, that is a challenge. You have to give it at the early stage. So drugs can be, which are given at the early stage. The advantage of drugs is that even after the disease itself has gone, there would be other kinds of drugs which are used to treat later symptoms. They are also very useful. So drug is very important. Now, there are three broad categories of drugs which we can have. Two, I'll leave the third aside for now. Eighth, though, you look at drugs which are already available for all sorts of other illnesses. And by some rational analysis, you say that, look, these kinds of drugs can be repurposed to be used against COVID-19. That is very important. For example, if there's a drug which affects viral replication, then in one case, it could work over here. Remdesivir is such a case, right? So there are others which will affect the acidity of different compartments inside the body where the virus goes, and that could be more general. So there are these kinds of drugs which one can try, and proper efforts need to be made to check whether they work. The nice thing if they work is that you already have a drug which is available and it will work fast. The other is to design new drugs, and designing new drugs is a very, very big challenge. Just like with vaccine, it takes a very, very long time. And most attempts fail, therefore you have to try a lot. What we have embarked upon something in India is something rather unusual. In addition to our science agencies working on drug development and design and laboratory work, the CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale. But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. So this is what is happening in drug discovery, both the repurposing and the new drugs. Finally, let me come to testing and diagnosis. First of all, one component of testing is to test for the presence of the virus. Those typically are called tests, which in common parlance today are called RT-PCR tests, but really they are testing for the viral genetic material. A new kind of test is likely to come up,
which tests for the virus particles presence also. So there will be these two kinds of tests. The second kind is still not available. People are trying to make this in India and elsewhere on a commercial scale. Their quality needs to go up globally. That will happen. There are multiple kinds of nucleic acid tests, genetic material tests. The RT-PCR test is one. There are two other kinds of tests, one which involves a well-known technology called CRISPR-Cas9. A CSIR lab has developed that. That is likely to scale up well. There are variations on the RT-PCR. IIT Delhi has developed a version which is very good. There is another test which involves like a strip and fluorescence. Chitra Institute has developed that. So these are all different kinds of nucleic acid tests. And finally, there are tests which are called, in public parlance, antibody tests. You've heard a lot of concerns about them. The concerns come because there are two components those tests need to have. A high level of sensitivity, so that even if the antibody levels are antibody levels are very low, you will be able to detect it. That's sensitivity. And the other is specificity. The test should not detect something else. It should detect antibodies against this virus. If both these are very high, then the test can be used at an individual level. If they are high but not high enough for an individual level, they can be used in community surveillance, interpreted correctly in the context of the community you're doing. So that is also being scaled up. There are multiple routes which are happening, and this will also go up. Overall, in terms of testing, in addition to the specific tests, several new laboratories in a hub and spoke model pushed by the Department of Biotechnology in coordination with all the other science ministries is also taking place. So this is the summary of the vaccines, drug discovery and testing. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, any question on this? I think, okay, number 13. सर, एक चर्चा जो लगातार हो रही है कि वायरस जिस कंट्री के थ्रू गुजर रहा है वहाँ उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोकलाइज होता जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्रेन की बात करें या फिर म्यूटेशन की बात करें, जनवरी से लेके अब तक भारत में रिसर्च क्या कहता है, कितना म्यूटेट कर चुका है, म्यूटेशंस के कितने टाइप हैं, स्ट्रेन्स की क्या फाइंडिंग है। ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग स्ट्रेन पेशेंट पे अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, जिससे मोर्टेलिटी को भी रिलेट करके देखा जा रहा है। उसके बारे में बताइए। सारी दुनिया में और यहाँ भी हमारे लेबोरेटरीज जब भी वायरस सैंपल लेते हैं, कई लोग उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं। उसका मतलब क्या है? पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वायरस के सीक्वेंस के बदलाव से उसका प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वायरस की सीक्वेंस में चेंज होती है उसका प्रॉपर्टीज हमेशा चेंज होती है। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह वायरस के सीक्वेंस में चेंज हो जिसमें उसकी प्राइम एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन वो उससे ये अंदाज हमें मिलती है कि कहाँ कहाँ से वायरस आई, उसकी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पता होती है सिर्फ, और कुछ नहीं मालूम होती है। उससे कंक्लूड करना कि इस चेंज से ये जो इन्फेक्शन की रेट हो रही है, बदलाव ये हुई, वो जंप नहीं कर सकते। वो करने के लिए काफ़ी और टेस्ट भी चाहिए। इन्फेक्शन रेट्स का बदलाव और क्या होता है हर जगह में, वो कई कारणों से होते हैं। वायरस एक कारण है, दूसरा हमारे शरीर के कारण है, तीसरा क्राउडिंग के कारण है, चौथा अस्पताल में क्या क्या होती है वो कारण है। तो ये जब 10-15 पैरामीटर हैं जिससे आउटकम बदलते हैं, हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए कि एक बदलाव से क्या कंक्लूजन ले या ना ले। लेकिन वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के चेंज से साधारणतः ये पता चलता है कि उसका रूट्स क्या हुई है। अब तक हमें ऐसा चेंज नहीं दिखाई दिया दुनिया में या यहाँ कि कुछ चेंज ऐसा हो कि उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पहले से जनवरी से अब तक चेंज हुई है। क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि वायरस के जिस एरिया क्या क्या करती है, जो खास एरिया है जिससे इफेक्ट होती है, उसमें से कोई खास चेंज नहीं हुई है।
174. Hi, Jacob Koshi from the Hindu. Yeah. So that there has been a lot of talk about a vaccine candidate that has been developed at Oxford University, and which Serum Institute also announced that they would be probably taking forward. But initial studies show that even though they are testing it out in human volunteers, when it was tested on monkeys, it turned out that it did not really prevent the spread of the virus among the monkeys, but it prevented it from pneumonia. I mean, more serious manifestations of the disease. So, if at all were such a vaccine to be available, and would that serve India's purposes, or would it be ideal to wait for a vaccine that meets all the standards as vaccines typically in a normal world always do? Or would we also be open to settling for whatever is the best available? In vaccine development, we always settle for the best available when a first vaccine comes. And research labs and companies never stop developing a better vaccine. So it is always puzzling to many people. We already have a vaccine for measles or rubella or rotavirus. Why are companies doing more and more? Because they want to move the efficacy from 55% to 59%. They want to move the cost from 100 rupees to 60 rupees. They want to remove a cold chain. Similarly, these kinds of vaccines we don't know yet. Typically in animal trials, one of the principal reasons of animal trials was to get answers which you can guess about what happens in humans. But one of the standard criticisms of animal trials was that how much can you extrapolate into humans? In terms of toxicity, for example, you can extrapolate in very many contexts. In terms of immunogenicity, a little likely, but there are some caveats. In terms of disease responses, right, to jump to a conclusion, it depends on who you are. In one perspective, it's the glass half empty. In another perspective, it's the glass half full. So this is a big issue because we really don't know how primate studies will go on. But remember, the whole point which you're doing here is this would be a matter of concern if this were the only vaccine attempt being taken. But this is one amongst many. So let's see what happens. Too early to say. 154. सर पूरे देश से लोग वापस जा रहे हैं अपने गांवों की तरफ सॉरी वापस जा रहे हैं क्या कोई ऐसा डाटा भी कलेक्ट हो पाया है कि रूरल एरियाज में क्या स्थिति है I think the question should be specific. This is on the research side and science side. अगर आप हेल्थ वाला या होम मिनिस्ट्री वाला इशू करेंगे तो we will be diverting. Let us focus on this science and technology and research side. ठीक. Okay, 16 नीलू. सर आपने एक बताया कि यूनिक आइडिया लेयर ड्रग डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे स्टार्टअप्स को साइंटिस्ट को इंस्टीट्यूशंस को एक साथ जोड़ दिया उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया और अलग अलग सब लोग मिलके एक साथ डेवलप कर रहे हैं 2 महीने लगभग हो गया आपने ही खुद इसमें इनिशिएटिव लिया था और 2 महीने हो गए कहाँ तक हम पहुँचे कुछ डेवलपमेंट कुछ अच्छा लग रहा है कि जिसमें हम अभी ट्रायल पे जाए ह्यूमन ट्रायल पे या एनिमल ट्रायल पे कहीं किस जा सके हम जरूर इसका जवाब देने के लिए समझने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट में आती है एक तो आपके लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को लेके किसी और ऑर्गेनिज्म या मान लीजिए यीस्ट पे बेकर्स यीस्ट में डाल सकते हैं ताकि वो वायरल प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाए ये पेपर में लगता है कि बहुत आसान है लेकिन ऐसा करने वाले लेबोरेटरी जो ठीक से कर सकते हैं आइसोलेटेड कंडीशंस में कर सकते हैं कम है वो भी लोग किए हैं या 2-3 लेबोरेटरी किए हैं तो वो स्टेज आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैक्सीन डेवलपमेंट में हर स्टेज जब आगे जाते हैं मुश्किलता ज़्यादा बढ़ती है इसके बाद आपको अगर आगे जाना है तो किसी कंपनी के साथ पार्टनर करके कंपोनेंट्स वैक्सीन में ऐसे बदलाव ले आना वो प्रोटीन में ऐसा चेंज लगाना है कि आप टेस्ट कर सकते हैं एनिमल में वो भी हो सकता है वो भी हो चुकी है कई जगह हो चुकी है उससे वो क्या टॉक्सिक है या नहीं पता चलती है तीसरा
फेज 1 या फेज 2 ट्रायल्स पे जाना है, जहां जब ह्यूमंस में डालते हैं कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ह्यूमंस को। वो बहुत मुश्किल है और वो इंडियन कंपनीज या इंडियन कोलैबोरेटर्स अब तक आए नहीं। लगता है कि कुछ महीने में, 5-6 महीने में आ जाएंगे। ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ जहां इंडियन कंपनीज कर रहे हैं वो आ जाएंगे उस स्टेज पे। उसके बाद आगे और फेज भी। 33 ANI. Sir, Pragya from ANI. So ICMR told us in April that there will be serological diagnostic testing that will be made in India. So if I want to ask you, when will the details of India's serological test be released, or what is the status of Sero survey? So let me focus on the kinds of tests available. What the Indian Council of Medical Research has done, and also another one of our Department of Biotechnology laboratories, is they have developed protocols for a test called ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. That is a serological test in the sense that it looks at sera and tests for antibody. And that has a better likelihood, because of the way the test is done, of being both highly specific and sensitive. So the ICMR's test is being rolled out and tested. And as I said, these tests have an important role to play depending on the levels of sensitivity and specificity. For use at an individual level, certain bars are needed. If you don't have those bars, you can still use them for community testing in the context where you know what the community prevalence is. To know the community prevalence and therefore use this test on a larger scale, typically people use multiple other parameters to judge community prevalence. Whether people have colds or cough or fever or RT-PCR tests, other kinds of, SARI or ILI illnesses and so on. Then these tests are calibrated. So they have to be done very carefully in a scientific way. And then you also, when you get the result, you know the range. You don't say that this is there or not there. You say it is likely to be there with this likelihood within a range. So there are lots of caveats. So this will happen. But now there are other kinds of tests, including on this category, which will come, which also have a much higher sensitivity and specificity, which over the next few months, I think both nationally and internationally, you will have tests which can be applied at the individual level. They'll be very useful. 39. Okay, so what? Yeah. With 20? Coming. Sir, what is the need for a second test? How will it be different? And the other part, sir, in the absence of vaccine, how long do you think the norms of social distancing, because we are headed towards lockdown 4 ending, so what is going to be a new way of life in the absence of a vaccine? I didn't understand your question about the need for a second test. What do you mean by second test? Sir, you said there's a second test in the offing. Of which kind? Of the... Oh, no, okay. Basically, there are two broad kinds of tests. There's one test which tests for the presence of the virus. That tells you whether the virus is there in your body. Typically, after some time, you get symptoms, the viral presence goes away, and the body's immune response is what you detect. So there are these two categories of tests. They tell you two very different things. One tells you whether you